स्वागत है दोस्तों एमपी एग्ज़ाम चैनल पर। तो इस वीडियो में हम संविदा शिक्षक वर्ग 2 की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें चर्चा करेंगे। और इस भाग में हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो 25 फरवरी 2019 को क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन है स्वलीनता जो है ऑटिस्ट बच्चों में की कठिनाई होती है। तो स्वलीनता बच्चों में काय की कठिनाई होती है। पहला है दृष्टि, बुद्धि, सामाजिक संपर्क, शरीर गतिशीलता। तो जो स्वलीनता है या जो ऑटिस्ट है बच्चों में क्या होता है, वह सामाजिक संपर्क की कठिनाई होती है। और इसमें बच्चे क्या होता है, सामाजिक संपर्क करने में उन्हें परेशानी होती है और यह 1 से 3 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ हो जाती है। सेकंड है ये अधिगम अक्षमताओं के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। ऑप्शन में है डिसलेक्सिया, जीडीडी, एडीएचडी या एएसडी। तो जो अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण है वो किसके अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है, तो इसका आंसर है एएसडी। जो है एएसडी है ऑटिस्ट सिंड्रोम डिसऑर्डर है। ये ऑटिस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर के प्रभावी उपचार के लिए यह विधि उपयुक्त में लाई जाती है। तो जो अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण है वह एएसडी के लिए अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि मानी जाती है। और यदि इसमें और ऑप्शन की बात करें डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो है वह पढ़ने संबंधी विकार है। इसमें क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई आती है, बच्चों को पढ़ने संबंधी जो समस्या होती है, अधिगम अक्षमता होती है, उससे संबंधित है डिसलेक्सिया। जीडीडी की यदि बात करें तो जीडीडी है आपका ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। ग्लोबल डेवलपमेंट डिले को हम कहते हैं जीडीडी, या जो वैश्विक विकास वैश्विक विकास में उसके जो वैश्विक विकास है बच्चे का, उसमें देरी को जीडीडी से बताया जाता है। और जो इसका अर्थ होता है कि अन्य बच्चों की तुलना में बच्चे में जो विकास है वह कम हुआ है। उसके समान एज ग्रुप में जब बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में कम होता है तो यह जीडीडी के अंतर्गत आता है, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, यानी उसके विकास में जो है वह डिले हो गया है। नेक्स्ट है एडीएचडी। तो ये है आपका, इसमें बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाता है, जैसे वह किसी भी कार्य को करने की हर चीज़ में जल्दी में रहता है। जैसे कोई मैच खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, और क्रिकेट मैच खेलते समय वह उसकी बैटिंग आना है, लेकिन वह बार बार पिच पे जाएगा कि मुझे अभी बैटिंग चाहिए, मतलब वो हाइपर एक्टिव है कि उसे अभी बैटिंग करना है। तो ये आता है आपका एडीएचडी। एएसडी है आपका ऑटिस्टिक इस पे जो है ऑटिस्टिक सिंड्रोम डिसऑर्डर। नेक्स्ट है टीम शिक्षण पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। तो जो टीम शिक्षण पद्धति है, जो आपकी टीम टीचिंग मेथड है, उसके बारे में कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है।
टीम शिक्षण पद्धति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन में टीम के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता है। मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और चौथा है यह समय निर्धारण के संदर्भ में समय का निर्धारण है के संदर्भ में शिक्षण का एक अत्यंत लचीला तरीका है। तो टीम शिक्षण विधि टीम टीचिंग मेथड के बारे में एक सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य हैं, इनमें ऑप्शन में बताना है। तो ये इसका आंसर है, यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ती है। यह इसका आंसर नहीं है। यानी कि टीम शिक्षण पद्धति के बारे में जो असत्य कथन है वह है, असत्य कथन जो है वह है कि यह अन्य विधियों की तुलना में सस्ती नहीं है, यह अन्य विधियों की तुलना में महंगी विधि है। कैसी विधि है? अन्य विधियों की तुलना में महंगी विधि है। और क्या है टीम शिक्षण विधि? तो टीम शिक्षण विधि में एक ही विषय को कई शिक्षक मिलकर पढ़ाते हैं। किसी शिक्षक ने एक बार पढ़ा दिया, दूसरा शिक्षक उसे दोबारा पढ़ाएगा। और तो इसमें क्या होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है। इसमें समय निर्धारण के संदर्भ में शिक्षण का इसमें समय निर्धारण का भी बहुत महत्व होता है, हर चीज़ समय से की जाती है। मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। इसका अर्थ है जैसे जो श्रव्य या दृश्य सामग्री है, श्रव्य या दृश्य सामग्री है, उसके सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को अवसर मिलते हैं। शिक्षकों को क्या अवसर मिलते हैं कि वह दृश्य और श्रव्य सामग्री का उपयोग कर सकें। एक इसमें और कठिनाई होती है कि टीम के सदस्यों के बीच जो है वह सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाई होती है। टीम के जो सदस्य होते हैं उनमें कठिनाई होती है उनमें सामंजस्य बनाए रखने में। तो ये थे आपकी टीम शिक्षण की जो विशेषताएं होंगी। इसमें पहली होगी कि इसमें सदस्यों के में सामंजस्य बनाने में कठिनाई होगी, मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग होगा, समय निर्धारण के संदर्भ में एक अत्यंत अच्छी विधि है। और जो इसकी विशेषता नहीं है वह है यह वित्त में महंगी होती है, यानी इसका रखरखाव प्रबंधन जो होता है वह महंगा होता है अन्य विधियों की तुलना में। टीम शिक्षण में क्या होता है, टीचिंग तो इसमें जो सत्य नहीं है वह है कि यह वित्त के संदर्भ में महंगी विधि है, अन्य की तुलना में महंगी विधि है। टीम शिक्षण पद्धति अन्य विधियों की तुलना में महंगी विधि है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित नहीं है? निम्न में से समस्या निवारण कौशल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन में है केवल लक्ष्य तक पहुंचने के चरण, केवल लक्ष्य, केवल समस्या या उपरोक्त सभी। तो समस्या निवारण कौशल से संबंधित नहीं है। क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। उसमें क्या होता है, केवल लक्ष्य तक पहुंचने के चरण भी होते हैं, लक्ष्य भी सम्मिलित होता है, समस्या भी होती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। समस्या समाधान विधि द्वारा लक्ष्य तक पहुंचने के उसमें चरण होंगे, वह लक्ष्य होगा, समस्या होगी और उसका पूरा निदान का एक पूरा जो होता है स्ट्रक्चर होता है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्ज़ा चाहता है तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। एक बच्चे को चाहिए कि उसे रात के खाने के लिए पिज्ज़ा चाहिए तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। किस प्रकार की सोच है? यानी बच्चा क्या चाह रहा है, रात के खाने के लिए पिज्ज़ा चाह रहा है, तो यह बच्चे और उसके माता पिता को भी यही चाहिए, पिज्ज़ा ही उन्हें चाहिए। तो किस प्रकार की सोच है? ध्यानात्मक चिंतन, स्वकेंद्रित चिंतन, अमूर्त चिंतन या मानसिक चिंतन। तो ये किस प्रकार की सोच है? ध्यानात्मक चिंतन यह नहीं है, इसमें ध्यान संबंधी चर्चा नहीं है। स्वकेंद्रित चिंतन, अमूर्त चिंतन यानी
जो वैज्ञानिक सोच होती है या जो वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रयुक्त होता है वह होता है अमूर्त चिंतन, तो यह भी इसमें नहीं है। मानसिक चिंतन भी नहीं है, इसमें है स्वकेंद्रित। बच्चा स्वयं के लिए पिज्ज़ा चाहता है और माता पिता की भी यही सोच है कि वह भी अपने स्वयं के लिए पिज्ज़ा चाह रहे हैं, तो यह है स्वकेंद्रित चिंतन। कुछ क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह अगर उन्हें पढ़ के समझ लेंगे तब भी आप उनका आंसर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हो, लेकिन यदि आप उन्हें अच्छे से पढ़ते हैं, शब्दों को समझते हैं, तो आप उनका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। शिक्षार्थी जो है लर्नर्स सबसे अच्छी तरह सीखते हैं वे जब शिक्षक की बात सुनते हैं और कक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं। वे जब शिक्षक की बात सुनते हैं, कक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं, तब वे अच्छे से सीखेंगे। या विषय को समझते हैं और अच्छे नोट्स लिखते हैं तब अच्छे सीखेंगे। या वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। या वे सभी नियमों का पालन करते हैं और कक्षा में शांत रहते हैं। तो शिक्षार्थी जो सबसे अच्छी तरीके से सीखते हैं वह कब सीखते हैं, जब वे समझते हैं कि उनको प्रासंगिकता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्या विषय है, और इसको हम अधिगम के जब हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो वह हमें इससे क्या प्राप्त होगा, इससे वह प्रेरित होते हैं। तो शिक्षार्थी अच्छी तरह कब सोच समझेगा, जब वह समझ जाएगा कि उसे इस अधिगम के लक्ष्य से क्या प्राप्ति होने वाली है। तो इसका आंसर है वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, ऑप्शन में है ब्रेन स्टेम, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मेरुदंड। तो जो मानव मस्तिष्क में है बुद्धि का केंद्र होता है प्रमस्तिष्क होता है, जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है और यह बुद्धि का केंद्र होता है। नेक्स्ट है, सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए करेक्ट रिस्पॉन्स एंड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। जो सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को आप बच्चे में या विद्यार्थी में बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, दंड, प्रशंसा, अज्ञानता या शक्ति। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रशंसा। आप यदि बच्चे की या छात्र की प्रशंसा करते हैं तो वह अच्छी तरीके से सीखता है। वह उचित व्यवहार को उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसे सही प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रशंसा करना। नेक्स्ट है, असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है। असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के लिए निदान के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, सर्वेक्षण विधि, केस स्टडी विधि, निरीक्षण विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो जो असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्या है उसके निदान के लिए केस स्टडी विधि का उपयोग किया जाता है। केस स्टडी विधि में क्या होता है, किसी विशिष्ट केस को लेकर उसकी स्टडी की जाती है। किसी विशेष केस को लेकर उसकी स्टडी की जाती है। तो जो असाधारण बच्चे होते हैं उनकी व्यवहार संबंधी, जो बच्चे कैसे हैं, असाधारण हैं, तो उनकी व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान के लिए केस स्टडी विधि का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है। ध्वनियों का जो पठन आधार है उस पर पठन पाठन में आधार क्या है, ध्वनि है। पठन पाठन में क्या दृष्टिकोण विश्वास करता है। विश्वास कर रखता है। ऑप्शन में है विश्लेषणात्मक, शब्दांश, ग्लोबल या फोनिक। तो इसका आंसर है फोनिक। जो ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन होता है उसमें फोनिक दृष्टिकोण विश्वास करता है। फोनिक दृष्टिकोण क्या है, यह
यह ध्वनियाँ जो होती हैं उसकी सबसे छोटी इकाई है फोनिक। और इसका उपयोग जो होता है वह इंग्लिश, अरबी ऐसी भाषाओं को सीखने के लिए होता है, और जो यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसमें आंसर होगा फोनिक जो है वह ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन के लिए का दृष्टिकोण विश्वास करता है। फोनिक का उपयोग हम ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन के लिए करते हैं। यह है इसका आंसर थॉमसन के अनुसार। नेक्स्ट है, थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान किस उम्र से करते हैं? बच्चे जो है वह अपने लिंग की पहचान थॉमसन के अनुसार किस उम्र से करते हैं? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? तो इसका आंसर है 3 वर्ष जो है वह उससे बच्चे अपने लिंग की पहचान करने लगते हैं थॉमसन के अनुसार। नेक्स्ट है, नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है? पूर्वाभ्यास प्रभाव, पूर्वव्यापी प्रभाव, लाइट बल्ब प्रभाव या पॉलित्रा प्रभाव? तो जो पॉलित्रा प्रभाव है वह क्या करता है? नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए इसका वर्णन किया जाता है। नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए पॉलित्रा प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन स्मृति से बनता है। किस प्रकार की स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक या नॉन डिक्लेयर्ड मेमोरी कहा जाता है? तो ऑप्शन में है आत्मचरित स्मृति, तथ्यात्मक स्मृति, लघुकालीन स्मृति या प्रक्रियात्मक स्मृति? तो जो अघोषणात्मक या नॉन डिक्लेयर्ड मेमोरी है वह है आपकी प्रक्रियात्मक स्मृति। इसमें आपका आंसर में आत्मचरित नहीं है, तथ्यात्मक और लघुकालीन आपकी अघोषणात्मक स्मृति में नहीं आएंगी, और इसमें आएगा आपका प्रक्रियात्मक स्मृति। नेक्स्ट है, वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है कहलाता है? वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है। ऑप्शन में है रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक मूल्यांकन या प्रारंभिक आकलन? तो वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान होता है कहलाता है रचनात्मक आकलन। योगात्मक मूल्यांकन क्या है? यह वार्षिक होता है, वर्ष में एक बार इसका जो वार्षिक परीक्षा ली जाती है वह आती है आपकी योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत। और जो नैदानिक मूल्यांकन है किसी विशिष्ट कार्य के लिए, या बोले जाए तो एक उच्च स्तर पर जो प्रयोग होता है वह नैदानिक मूल्यांकन होता है, डायग्नोस्ट करना उसे। प्रारंभिक आकलन इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर है रचनात्मक आकलन जो है पूरे साल भर किया जाता है। रचनात्मक आकलन जो किया जाता है पूरे वर्ष भर किया जाता है, यानी पूरे पाठ्यक्रम के दौरान जो आकलन होता है वह होता है आपका। तो रचनात्मक आकलन जो है वह आपका वर्ष भर किया जाता है। मम्मी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है? ऑप्शन में है अन्य बच्चों को छेड़ना, तो ये बदमाशी का रूप है। अन्य बच्चों को धक्का देना, यह भी बदमाशी है। लंच की पारस्परिक अदला बदली, और या दूसरे बच्चों का अपमान करना। तो बदमाशी का जो रूप है वह लंच की पारस्परिक अदला बदली बदमाशी का रूप नहीं है, जबकि बाकी सब जो है बच्चे को छेड़ना, धक्का देना, दूसरों का अपमान करना बदमाशी का एक रूप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है? इसमें बताना है नैदानिक प्रक्रिया जो क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। टोकन इकोनॉमी, टू चेयर तकनीकी, स्थानांतरण या व्यवस्थित सुग्राहीकरण? इसका आंसर है व्यवस्थित सुग्राहीकरण जो है वह क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। जो नैदानिक प्रक्रिया है व्यवस्थित सुग्राहीकरण वह क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। नेक्स्ट है, वह गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है कि बच्चा नर पैदा हुआ है? वह कौन सा गुणसूत्र है जो यह निर्धारित करता है तो कौन सा गुणसूत्र है जो यह निर्धारित करता है कि बच्चा जो है वह नर पैदा हुआ है? ऑप्शन में है बाह्य गुणसूत्र,
सी गुणसूत्र, एल गुणसूत्र या एक्स गुणसूत्र। तो जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण है वह वाय गुणसूत्र से होता है। जो पिता का वाय गुणसूत्र होता है उससे बच्चे का जो है वह लिंग निर्धारण होता है। हम जानते हैं कि जो है पूरे जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र जो होते हैं वह टोटल पाए जाते हैं। उनमें से जो माता में XX गुणसूत्र होता है और जो पिता है उसमें XY गुणसूत्र होता है। और पिता का जो Y गुणसूत्र है वह लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है, यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किससे निरूपित किया जाता है। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने की कोई समस्या और इसके अलावा कोई स्कूल कार्य की समस्या नहीं है तो इसे निरूपित किया जाएगा अधिगम विकार, संचार विकार, मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता। तो इसका आंसर है अधिगम विकार। यदि उसे पढ़ने लिखने से संबंधित कोई समस्या है और कोई समस्या नहीं है तो इसका अधिगम विकार है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा पार्ट देखेंगे और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अतिरिक्त जानकारी जो भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा पूरी जानकारी आपके लिए साझा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।